मैं डॉक्टर दिग्विजय यादव आपका स्वागत करता हूं। तारीख है 16 दिसंबर 1971। जगह है बांग्लादेश का रेस कोर्स मैदान, जिसमें हजारों की संख्या में बंगाली पब्लिक चिल्ला रही है, पाकिस्तान पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और ये वही बंगाली पब्लिक थी जो आज से महज 25 वर्ष पहले हिंदुस्तान हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी और पाकिस्तान हमारा अमर रहे, पाकिस्तान हमारा अमर रहे के जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। वही पब्लिक 25 साल में पाकिस्तान के खिलाफ हो जाती है और एक दक्षिण एशिया में एक नवीन राष्ट्र बांग्लादेश का उदय होता है। ये तारीख 16 दिसंबर 1971 केवल एक तारीख ही नहीं है, बल्कि आधुनिक भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीख बन जाती है। ये केवल एक मात्र युद्ध ही नहीं था, बल्कि अपने आप में बहुत सारे इवेंट्स को समेटे हुए एक महत्वपूर्ण घटना चक्र था। यदि मैं कहूं कि भारतीय आधुनिक इतिहास का यह सबसे निर्णायक, सबसे गौरवमयी पल था, तो इसमें भी कोई अपवाद नहीं होगा, कोई कहने में कोई दुस्साहस नहीं होगा। मैं इसलिए इस युद्ध को सबसे निर्णायक युद्ध कहने का दुस्साहस कर रहा हूं, क्योंकि 1962 के युद्ध में जिस प्रकार चीन के हाथों भारत की पराजय हुई थी, उसके बाद से जो भारतीय जनमानस और जनमत का जो मोरल डाउन हुआ था, समूचे वैश्विक राजनीति में उसकी जो स्थिति में गिरावट आई थी, उस गिरावट को खत्म करने में और भारत की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पुनः प्रतिष्ठा स्थापित करने में इस युद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही इस युद्ध ने पाकिस्तान के उस द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को भी ध्वस्त कर दिया, जिसमें माना गया था कि धर्म ही राष्ट्र की उत्पत्ति का मूल आधार है और धर्म के आधार पर हम राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। ये चीज भी इस युद्ध से पूरी तरह से निराधार सिद्ध हो गई। और न केवल ये सैनिक मायनों में, अपितु कूटनीतिक मायनों में और अन्य दूसरे संदर्भों में भारत का एक सबसे शानदार निर्णायक पल बन जाता है। लेकिन हाल ही में इसमें काफी कंट्रोवर्सी रही कि जो इसका जो मूल फोटो था, जो हमेशा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कार्यालय में लगा रहता है दिल्ली में, उसको दिसंबर 1924 में भारत के जो नवीनतम सेना अध्यक्ष हैं उनको हटा दिया था। काफी इसमें वाद विवाद हुआ था, उस पर कभी हम दोबारा चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण दक्षिण भारत की दो महाशक्तियां आपस में भिड़ गई। जैसा कि मैं कहता हूं कि इतिहास हमेशा कार्य कारण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है, और यदि हम इतिहास को उसके कारणों के संदर्भ में नहीं जानेंगे तो कभी भी इतिहास को एक समग्र दृष्टि में नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि ये दो महाशक्तियां टकरा गई, तो उसके पीछे मूल रीजंस क्या थे, तो उन रीजंस को समझना बहुत जरूरी हुआ। उसको समझने से पहले हमको इसको दक्षिण भारत के, दक्षिण एशिया के मैप्स को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा, क्योंकि इस मैप के अंदर ही इस युद्ध के बहुत सारे कारण रहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो ये उसका वेस्ट पाकिस्तान और ये ईस्ट पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान बने थे। लेकिन आप देखिए कि इन दोनों के मध्य में कितनी बड़ी दूरी है, हजारों किलोमीटर का रास्ता है। ये केवल हजारों किलोमीटर का रास्ता ही नहीं है, अपितु पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की संस्कृति में भी बहुत ज्यादा भिन्नता थी। यहाँ पर बंगाली कल्चर थी, यहाँ पर एक पूरी पंजाबियत कल्चर थी, फिर पंजाबियत कल्चर भी नहीं थी, यहाँ पर सिंधी कल्चर भी थी, यहाँ पर आपकी बलूच कल्चर भी थी, जो बंगाली कल्चर और आइडेंटिटी से सर्वथा भिन्न थी। बंगालियों की अपनी रहन सहन था, उनकी अपनी वेशभूषा थी, उनका एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास था। और इनकी हम देखते हैं कि हम बंगालियों को देखते हैं, वो क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, वो सभी जो है साड़ी पहनते हैं। लेकिन हम पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ देखें तो यहाँ पर जो सामान्य चलन है वो कुर्ते पजामे का है, महिलाओं में भी सूट सलवार पहने जाते हैं। इनकी भाषा पंजाबी है, सिंधी है, जबकि यहाँ की भाषा क्या है, बंगाली है। और बंगाली आज भी जो है वो भारत की उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। तो इनका जो कल्चरल डिफरेंस था और जो इनका इतिहास था वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न और जुदा था। लेकिन इसके बावजूद जो जिन्ना ने सांप्रदायिक उन्माद का खेल खेला था, उसने एक थोड़े समय के लिए बंगाली आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दिया। बंगालियों का जो चरित्र था वो दब गया और उस पर इस्लाम हावी हो गया। और यही पाकिस्तान के निर्माण में तो सही सिद्ध हुआ,
लेकिन पाकिस्तान को एकजुट बनाए रखने में ये असफल सिद्ध हुआ। और वो कौन सी वजह थी जिसके कारण पाकिस्तान स्वयं अपने अंदर असफल हो रहा था और धीरे धीरे इस पूरे दक्षिण एशिया को एक नए युद्ध की ओर झोंकने का काम कर रहा था, वो हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए होता क्या है कि 1971 के युद्ध की जब पृष्ठभूमि देखें तो उसकी पृष्ठभूमि 1947 के बाद ही बननी आरंभ हो गई थी, और जिसके सूत्रकार थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये वही मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने इस्लाम की आइडेंटिटी को आधार में रखकर पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान का निर्माण 1947 में हो गया और बंगालियों ने भी पाकिस्तान के निर्माण में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। वो बंगाल जो भारतीय पुनर्जागरण का केंद्र था, उसमें धार्मिक संप्रदायवाद उन्माद इतना हावी हो गया कि उनकी भाषा, उनकी खुद की एक संस्कृति को उन्होंने कुछ समय के लिए भुला दिया और धर्म की संस्कृति को अपना लिया, इस्लाम की संस्कृति को अपना लिया, और उसका नतीजा उन्हें 2 साल बाद ही देखने को मिल गया। जो मोहम्मद अली जिन्ना सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई हमने एक राष्ट्र तो बना लिया, मगर इस राष्ट्र में बहुत अधिक विविधता है। यहाँ पर पंजाबियत बोली जा रही है, यहाँ पर सिंधी भाषा बोली जा रही है, बलूच भाषा बोली जा रही है, और सबसे बड़े हिस्से में तो बंगाली भाषा बोली जा रही है। तो हमें इसको एक आइडेंटिटी देनी होगी और हम उर्दू भाषा को राजकीय भाषा बनाएंगे, जिसका बंगाली जनमानस ने गहरा विरोध करना शुरू आरंभ कर दिया। क्योंकि बंगाल में जो है वो 1947 से पहले ही बंगाली जो मुद्रा चलती थी, बंगाली स्टाम्प चलते थे, वहां बंगाली भाषा का यूज होता था। वहां पे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी, छात्रों की यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षाएं होती थी, वो भी बंगाली भाषा में होती थी। और अचानक जिन्ना निर्णय ले लेते हैं एक राष्ट्र एक भाषा अर्थात उर्दू भाषा, और वो इसको भाषा को थोपने का प्रयास करने लग जाते हैं पूर्वी बंगाल पर अर्थात आज के बांग्लादेश पर, और कहते हैं कि बांग्लादेश की अब जो मातृभाषा होगी वो भी उर्दू ही होगी। और इसके खिलाफ में जैसा कि हम देखते हैं कि भारत की आजादी के बाद भी दक्षिण भारतीय राज्यों ने भाषा आंदोलन आरंभ हुआ था, उसी प्रकार का भाषा आंदोलन पाकिस्तान में आरंभ हो जाता है जिन्ना की वन नेशन वन लैंग्वेज के विरोध में। और इसी के चलते 1949 में वहां की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी आवामी लीग का गठन होता है, जो आगे चलकर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की सूत्रधार बनती है, जिसके एक बड़े नेता जो थे, अभी हमारी जो बांग्लादेश की राष्ट्रपति थी, उनके फादर थे खलीदा जिया के, शेख हसीना के। तो ये जो क्राइसिस चल रहा था, इसने पूरे बांग्लादेश में जो एक तरह का अनरेस्ट उत्पन्न कर दिया, और वहां पर जो मुस्लिम लीग थी वो तेजी से अलोकप्रिय होने लगी, क्योंकि मुस्लिम लीग पश्चिमी पाकिस्तान का समर्थन करती थी। और इसके साथ ही जो बंगाल में जो कट्टरपंथी उलेमा वर्ग था वो भी अलग थलग पड़ने लगा। यही कट्टरपंथी उलेमा वर्ग था जिसने भारत विभाजन के लिए बंगाल में इस्लाम के प्रवेश का मार्ग बढ़ाया था। लेकिन अब वही बंगाली जनमानस में पृथक पड़ने लगा था, और 1948 के बाद से बांग्लादेश के विश्वविद्यालयों में, बांग्लादेश के कॉलेजों में, स्कूलों में उर्दू भाषा का जबरदस्त विरोध होना आरंभ हो गया। तो जो एक माहौल बना था एक राष्ट्र एक नेशन का, एक धर्म का, एक भाषा का, वो आजादी के बांग्लादेश और पाकिस्तान की आजादी के मात्र 3 वर्ष के अंदर ही वो बिखरना आरंभ हो गया, जिसके सूत्रधार थे मोहम्मद अली जिन्ना। बंगाली भाषा आंदोलन की तरफ चले, उसका परिणाम बहुत जबरदस्त सामने आया। 1954 में बांग्लादेश में चुनाव होते हैं, यानी पूर्वी पाकिस्तान में, और वहां की जो नेशनल असेंबली होती है उसमें जो आवामी लीग थी, जिसके नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, वो 123 सीटें जीत जाते हैं, और मुस्लिम लीग जिसका नेतृत्व अब जनरल अयूब खान कर रहे थे, वो मुस्लिम लीग जो है मात्र 9 सीटों पर सिमट जाती है। इसके बाद कभी भी मुस्लिम लीग जो है वो बांग्लादेश में रिवाइव नहीं कर पाती, और वो एक मुख्य रूप से पश्चिमी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी बनकर रह जाती है। यदि हम आगे चलें तो इस कड़ी में और आता है 1964 का सांप्रदायिक दंगा। देखते हैं कि कैसे एक गलत अफवाह लाखों लोगों को बेघर कर देती है, हजारों लोगों की नरसंहार का कारण बन जाती है। उसको 1964 के बांग्लादेश सांप्रदायिक दंगे से देख सकते हैं, जिसकी प्रतिध्वनि हमें कलकत्ता के 1964 के सांप्रदायिक दंगे में दिखाई दी। और इस समूचे दंगे में
पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग थी उसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मुस्लिम लीग ये देख रही थी कि जैसे जैसे बंगालियों में धर्मनिरपेक्षता दोबारा से उभरने लगी है, बंगालियों में बंगाली संस्कृति और बंगाली भाषा के प्रति जो आंदोलन चल रहा है, उसने मुस्लिम लीग की स्थिति को पूर्वी पाकिस्तान में बहुत कमजोर कर दिया है। और क्यों ना हमें अपनी पुरानी सांप्रदायिकता की नीति की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि बंगालियों में फिर से इस्लाम का उभार हो, बंगालियों में फिर से इस्लाम की आइडेंटिटी मजबूत हो, ताकि उनकी जो बंगाली आइडेंटिटी है वो दब जाए और साथ में पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। तो ये अफवाह फैली दिसंबर 1963 में कि पैगंबर मोहम्मद साहब का कश्मीर के हजरत बल से उनका एक कोई सामान चोरी हो गया है, और ये अफवाह इतनी खतरनाक थी कि इसको आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा उसमें भूमिका निभाई। यहां तक कि जो जनरल अयूब खान थे, उन्होंने ये स्पष्ट घोषणा कर दी कि यदि पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी पूर्वी पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगा होता है तो उनकी कोई इसमें उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि जो उन्होंने कहा कि ये जो दिसंबर 1963 में पैगंबर साहब का जो बाल चोरी हुआ है उसमें भारत सरकार की भूमिका है। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान में माहौल बनने लगा और जिसका विस्फोट जो था 1964 की शुरुआत में ही हो गया। सॉरी, ये इतना जबरदस्त सांप्रदायिक दंगा था और इसमें विशेष रूप से हिंदू अल्पसंख्यक आबादी को जो है वो टारगेटेड किया गया था। लगभग 1000 से ज्यादा हिंदू जनता को मौत के घाट उतार दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। और ये जब सांप्रदायिक दंगा इतना जबरदस्त स्तर पर फैला हुआ था बांग्लादेश में, तो उसकी प्रतिध्वनि कलकत्ता में हो गई और कलकत्ता में भी सांप्रदायिक दंगा फैल गया। 100 से ज्यादा लोग कलकत्ता की सड़कों पे मार दिए गए, बहुत ज्यादा लोग घायल हुए, बहुत सारे लोगों की संपत्ति लूट ली गई। तो ये जो कड़वाहट फैल रही थी बांग्लादेश के अंदर, जो फिर से एक बार इस्लाम की आइडेंटिटी को आगे बढ़ाना चाह रहा था पाकिस्तान, उसकी ये अंतिम कड़ी थी। इसके बाद से फिर वो दोबारा इस तरह के सांप्रदायिक दंगे बांग्लादेश में खड़े ही नहीं कर पाए। और जो अवामी लीग आ रही थी, शेख मुजीबुर रहमान, वो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता की नीति पे आगे बढ़ रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो बंगाल की पुरानी आइडेंटिटी है सहिष्णुता की, सांप्रदायिक सौहार्द की, उसको फिर से लागू किया जाए, भारत के साथ संबंध बेहतर बनाए जाएं। और इसी चरण में 1966 में वो शेख मुजीबुर रहमान 6 सूत्रीय घोषणा पत्र जो है वो जारी कर देते हैं। इस 6 सूत्रीय घोषणा पत्र का जो मूल मंत्र था वो ये था कि जो पूर्वी बंगाल है, पूर्वी पाकिस्तान है, उसको ज्यादा संघीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, उनकी करेंसी जो है उसको मान्यता दी जाए, वहां पर उर्दू भाषा को बिल्कुल ना थोपा जाए, और सबसे बढ़कर बांग्लादेश की स्वयं, पूर्वी बांग्लादेश की स्वयं की अपनी आर्मी हो। क्योंकि इतना बड़ा बांग्लादेशियों के साथ अन्याय हो रहा था कि जो पाकिस्तानी सेना जो थी उसमें यदि 100 अफसरों के पद थे तो उसमें मात्र 5% बंगाली भाषी थे। और पाकिस्तान जो था वो हमेशा बंगालियों की खिल्ली उड़ाता था कि इनमें क्या सैनिक क्षमताएं, ये तो एक मार्शल कौम ही नहीं है। और कहीं ना कहीं इतिहास इसका समर्थन कर रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि बंगाल एक समृद्ध प्रांत तो था, लेकिन कभी भी सैनिक शक्ति से सबल क्षेत्र नहीं रहा था। हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश जो है सबसे पहले अपने पांव बंगाल में ही पसारते हैं। उससे पहले भी जब मराठों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था तो बंगाल पे आक्रमण करते थे और वहां से अच्छी खासी जो है उनको रकम प्राप्त हो जाती थी। तो बंगाल समृद्ध तो था, लेकिन वह सैनिक परंपराएं और क्षमताएं जो थी उतनी ज्यादा जो थी वो मजबूत नहीं थी। लेकिन इतिहास में कई बार अपवाद सामने आते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार बंगालियों ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का निर्माण करके, भारतीय सेना के साथ सहयोग करके किस प्रकार पाकिस्तानियों को धूल चटाई। तो उनकी जो एक मार्शल कौम की संकल्पना थी पश्चिमी पाकिस्तान की, वो भी ध्वस्त हो गई। तो ना केवल पाकिस्तानी जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पूर्वी बंगाली भाषी लोगों के साथ अन्याय कर रहा था, बल्कि संसाधनों का भी बेहद दोहन कर रहा था। स्थिति ये थी कि 1950 से 1970 के बीच में यदि कुल 20 रुपया खर्च होता था डेवलपमेंट के कार्यों पर, तो पश्चिमी पाकिस्तान को 15 रुपए मिलते थे और पूर्वी पाकिस्तान को मात्र 5 रुपए मिलते थे। अर्थात जो संसाधनों का एलोकेशन था उसमें भी भारी जो थी वो असमानताएं थी, जिसके कारण बंगाली लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी।
और क्योंकि इनकी संख्या ये क्षेत्र में क्षेत्रफल में बड़ा था, लेकिन ये जनसंख्या में ऑलमोस्ट ही इसके बराबर ही था। तो ये 6 सूत्रीय कार्यक्रम आया था, इसने एक तरफ से ऐसी रोड बनाने का काम किया जो अब आगे का रास्ता जो था वो एक तरह से स्वतंत्रता की तरफ जा रहा था। और इसी कड़ी में 1970 का पाकिस्तान का आम चुनाव हुआ, और इस आम चुनाव में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आवामी लीग जो होती है इस आम चुनाव को जीत लेती है। पूर्वी पाकिस्तान में तो एक तरह से वो मुस्लिम लीग का सफाया कर देती है, 169 में से 167 सीट जीत लेती है, और पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली 313 सीटों की थी उसमें भी बहुमत प्राप्त कर लेती है। लेकिन किसी भी स्तर पर पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं चाहते थे कि पूर्वी बंगाल का कोई व्यक्ति संयुक्त पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने, और उनके द्वारा तरह तरह से इसमें रोड़े अटकाए गए, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो जो अब मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभाल रहे थे, जनरल याहिया खान जो नए पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह बने थे, उनके द्वारा यह हर संभव प्रयास किया गया कि शेख मुजीबुर रहमान किसी भी रूप में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ना बने। और ये शेख मुजीबुर रहमान को भी स्पष्ट होने लग गया कि पाकिस्तान जो है वो पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश को कभी भी उसका जायज हक नहीं देगा। इसी परिस्थिति में उनके द्वारा भी लगातार इस तरह के भाषण दिए जाने लगे कि हम पाकिस्तान से संबंध विच्छेद करने को तैयार हैं। और यहीं पर ऑपरेशन सर्च लाइट और जनरल टिक्का खान का आगमन होता है। जनरल टिक्का खान के विषय में तो मैं एक अलग से ही लेक्चर बनाऊंगा कि इसने कैसे नरसंहार किए, जो दक्षिण एशिया के इतिहास में इससे पहले किसी मॉडर्न हिस्ट्री में किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किए गए, जो जनरल टिक्का खान के द्वारा किए गए। ऑपरेशन सर्चलाइट मार्च 1970 में आरंभ कर दिया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवादियों को कुचल देना, अल्पसंख्यक हिंदू जनता का दमन करना, और साथ में पाकिस्तान का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करना पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। इस नरसंहार इतना खतरनाक था कि इसमें ऑलमोस्ट माना जाता है कि 15 लाख लोग मारे गए, लगभग 1 करोड़ लोग शरणार्थी बनकर भारत में आ गए, जिससे भारत की पूरी इकोनॉमी और उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई। और भारत ये लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कह रहा था, पाकिस्तान से कह रहा था कि आप भाई अपने घर को संभालो, आप बंगालियों उनको जायज हक दो, और जो ये सीमा पार करके लगातार बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं इनको आप रोको, क्योंकि इनके लिए भारत ने पूरे इस बॉर्डर पर शरणार्थी कैंप बना दिए थे, जिनमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में रह रहे थे। और आप देख सकते हैं कि भारत में 1964 में ही जो थी वो हरित क्रांति आरंभ हुई थी। भारत के पास इतना अनाज नहीं था कि इतने सारे लोग अचानक उसके देश में आ गए उनका भरण पोषण कर सके। उसके साथ साथ बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे खुफिया एजेंसी के लोग भी भारत में आ रहे थे, जिससे भारत की सारी जो थी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। लेकिन देखिए हंसी की बात है कि अमेरिका, चीन, ये सभी लोग पश्चिमी एशियाई शक्तियां जिन्होंने सीटों और सैंटों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर रखा था, इस समूचे घटना चक्र के लिए भारत को ही उत्तरदायी ठहरा रहे थे और इस युद्ध को भारत पर ही थोपने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो घटना चक्र चल रहा था 1948 से 1970 तक का, इसने ना चाहते हुए भी भारत को एक ऐसे युद्ध लड़ने के लिए मजबूर कर दिया जिसको वो बिल्कुल चाहता ही नहीं था लड़ना। लेकिन जब उसने लड़ा तो इस ढंग से लड़ा कि पूरे पाकिस्तान के हुक्मरान दंग रह गए कि मात्र 13 दिन के अंदर ऑपरेशन ब्लिट्जक्रीग जैसी ताकत के साथ, जिसको कभी हिटलर ने अपनाया था यूरोप के अंदर, उसी क्रशिंग स्पीड के साथ पाकिस्तान को डिफीट कर दिया बांग्लादेश के अंदर, और नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है उसके पीछे मूल कारण क्या थे और मूल वजहें क्या थी, जिससे हम अपनी कम से कम आधुनिक भारत की हिस्ट्री को तो ढंग से समझ सकें। तो लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।